गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 273 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, और इस सीरीज़ में लगभग हम 1 साल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट है सीरीज़ एग्ज़ाम के लिए, पीसीएस के लिए भी और आरओ के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, दोनों में प्रश्न बन जाएंगे इससे। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 273 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक कथन यहाँ पर गलत होगा, उसी को ढूंढना है। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। भारत को इस सूचकांक में 134वां स्थान मिला। इस सूचकांक में भारत के सभी पड़ोसी देशों की रैंकिंग भारत से अच्छी है। और इस सूचकांक में सोमालिया सबसे अंतिम स्थान पर है, मतलब सबसे खराब पोजीशन है उसकी। यानी अगर 173 देश हैं तो वो 173वां देश होगा सोमालिया, अफ्रीका का। देखिए, इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान मिला, ये बात तो ठीक है। तो पहला वाला हो गया करेक्ट। भारत को 134वां स्थान है, ये भी ठीक है। इस सूचकांक में भारत के सभी पड़ोसी देशों की रैंकिंग भारत से अच्छी नहीं है, पाकिस्तान की खराब है। ठीक है। और इस सूचकांक में सोमालिया सबसे अंतिम स्थान पर है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया यहाँ पर? सही नहीं है, सी सही नहीं है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी रिपोर्ट 2023-24 के मुताबिक भारत को वैश्विक मानव सूचकांक यानी एसडीआई में 193 देशों और क्षेत्रों में से 134वां स्थान मिला है। ठीक है, 193 है, 193 है। ठीक है, वैसे ही वो 173 एग्जाम्पल के तौर पर ही तो समझाया था। तो 193 देशों में भारत को मिला है 134वां स्थान, यानी विकल्प बी सही हो गया। और साल 2022 में भारत का एसडीआई मूल्य बढ़कर 0.644 हो गया था। अब मानव विकास सूचकांक से जुड़ी और चीज़ों को देखें तो इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, यानी ए भी करेक्ट हो गया, बी भी करेक्ट हो गया। भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग देखें तो श्रीलंका 78वें स्थान पर है, भारत से अच्छा। चीन 75वें स्थान पर, भारत से अच्छा। भूटान 125 स्थान पर, भारत से अच्छा। बांग्लादेश 129वें स्थान पर, इसकी भी स्थिति भारत से अच्छी। लेकिन नेपाल 146वें स्थान पर और पाकिस्तान 164वें स्थान पर, इन दोनों की स्थिति भारत से खराब है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा, मतलब कथन सी सही नहीं है और वही अपना आंसर हो जाएगा। बाकी मानव विकास सूचकांक एक वार्षिक समग्र रिपोर्ट है। पहली बार ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1992 में। और इस सूचकांक में सोमालिया जो है वो सबसे अंतिम स्थान पर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो जरूर पूछा जाना चाहिए एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में भी और यूपीएससी सिविल सेवा जो 2025 में होगी। 3 अक्टूबर 2024 तक भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं या शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं अब तक? देखिए, पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। तो टोटल 11 हो गई हैं ये, और उन 11 के नाम भी इम्पोर्टेंट है, याद रखने हैं। तो अब भारत में शास्त्रीय भाषाएं हैं कुल कितनी? 11। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया ये तो पहली हैं। नई कौन कौन सी है? मराठी, पाली, प्राकृत, सोमाली और बंगाली। देखिए, भारत सरकार ने वर्ष 2004 से भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना शुरू किया। शास्त्रीय भाषाओं को यह दर्जा उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और ऐतिहासिक महत्व के कारण दिया जाता है। इन भाषाओं का संरक्षण, अध्ययन और शोध को बढ़ावा देने के लिए शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। इम्पोर्टेंट है ये तालिका यहाँ पर। ठीक है, ये जो तालिका है, ये क्रम है, ये भाषाएं हैं और ये घोषित करने के वर्ष। सबसे पहले तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था 2004 में। उसके बाद संस्कृत को मिला 2005 में। 8 को 2 को एक साथ मिला, तेलुगु और कन्नड़ को वर्ष 2008 में। मलयालम को मिला 2013 में और उड़िया को मिला 2014 में। और इसी साल यूपीएससी ने प्रश्न भी किया था, हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? तो उड़िया उसका आंसर था। अब 24 में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। ठीक है, मराठी को दिया गया, पाली को, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ठीक है, ये नई क्लासिकल लैंग्वेज है। 5 जो अभी हाल ही में इनको दर्जा दिया गया है अक्टूबर में। सबका नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किस क्षेत्र में दिया गया है? बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए,
श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए, किसी देश की समृद्धि के लिए, सामाजिक संस्थाओं के महत्व पर शोध के लिए, या श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाना। उनके का मतलब क्या है यहाँ पर? जो अर्थशास्त्री, जिस वर्ष जिन अर्थशास्त्रियों को मिला होगा उनके लिए ये लिखा गया है। देखिए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 3 अर्थशास्त्रियों को मिला है। क्यों मिला है? किसी देश की समृद्धि के लिए, जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके महत्व पर शोध के लिए। तो सी है इसका आंसर। बाकी क्लाउडिया गोल्डेन को वर्ष 2023 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्यों? श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है। और बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए 2021 में दिया गया था, और 2022 में श्रम बाजार में अर्थशास्त्रियों के अनुभव के लिए दिया गया था। तो विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस वर्ष यह पुरस्कार मिला है 3 अर्थशास्त्रियों को। उनके नाम है डेरान एस मोगल्यू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। और तीनों अर्थशास्त्रियों को किसी देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को रेखांकित करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। चलिए, तो वो तो हो गया वर्ष 2024 का। अगर 23 वाला पूछ ले तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था? क्योंकि 24 में तो मिला 3 अर्थशास्त्रियों को, और 23 में मिला है क्लाउडिया गोल्डेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। क्लाउडिया कुछ भी लिखा हो सकता है। देखिए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डेन को उनके शोध के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। यह शोध श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाता है। क्योंकि 23 का भी पूछ सकता है एग्जाम्स में, क्योंकि 24 के तो अभी मिले हैं ना अक्टूबर में। देखिए, गोल्डन इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला हैं। यानी अब तक जब से अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार मिल रहे हैं, 3 महिलाओं को यह पुरस्कार मिला है। इससे पहले वर्ष 2009 में यह पुरस्कार मिला था एलिनोर ओस्ट्रोम को, ओलिवर ई विलियमसन के साथ मिला था। यानी 2009 में 2 अर्थशास्त्रियों को मिला होगा। वर्ष 2019 में एस्थर डुफ्लो, उनके सहयोगी अभिजीत बनर्जी और माइकल क्रेमर को यह पुरस्कार दिया गया था। यानी 2019 में 3 अर्थशास्त्रियों को मिला था ये। तो क्लाउडिया गोल्डन एक महिला, एलिनोर ओस्ट्रोम दूसरी, और एस्थर डुफ्लो, अभी तक 3 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया जा चुका है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया, उनकी किस स्मृति के लिए? हम यहाँ थे, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, आंखें हैं हरियाल सपना, पंचरंग चोला पहर सखीरी। पंचरंग चोला पहाड़ सखीरी। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 31वां हम यहाँ थे, 30वां तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, और 29वां आंखें हैं हरियाल सपना बिहारी पुरस्कार। तो लेखक माधव हाड़ा को उनकी 2015 की साहित्यिक आलोचना पुस्तक पंचरंग चोला पहाड़ सखीरी के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, और 2022 के बाद अब तक नहीं मिला है। यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान भी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाले ही पुरस्कार हैं। तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट हैं। प्रसिद्ध लेखक मधु काकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और मोहन कृष्ण बोहरा को उनके उपन्यास तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 30वें बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। और एदन सिंह भाटी को उनके काव्य संग्रह आंखें हैं हरियाल सपना के लिए 29वें बिहारी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट 22 वाला ही है, यानी 31वां बिहारी पुरस्कार। ठीक है,
यूपीपीसीएस ब्याज सम्मान और सरस्वती सम्मान पर ज़्यादा फोकस करती है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। बाकी बीपीएससी का तो ये फेवरेट है, हर बार पूछता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अब तक विश्व की कितनी महिलाओं को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ऊपर एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गई है। अब तक 3 महिलाओं को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वर्ष 2009 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाली एलिनोर ऑस्ट्रोम पहली महिला थीं। ठीक है, एलिनोर ऑस्ट्रोम पहली महिला थीं। वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाली एस्थर डुफ्लो दूसरी महिला थीं, एस्थर डुफ्लो। और वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाली क्लाउडिया गोल्डेन तीसरी महिला हैं। एस्थर डुफ्लो, क्लाउडिया गोल्डेन और पहली वाली का नाम है एलिनोर ऑस्ट्रोम। ठीक है, क्लाउडिया गोल्डेन को तो सिंगल ही मिलाया था इसमें, एस्थर डुफ्लो को 2 अर्थशास्त्रियों के साथ मिला था, और 2009 की एलिनोर ऑस्ट्रोम को एक अर्थशास्त्री और हैं, उनके साथ मिला था। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है? संसार की सबसे ऊंची सड़क है लद्दाख उमलिंगला दर्रा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए 19,300 फीट की ऊंचाई पर उमलिंगला दर्रा खारदुंगला दर्रे को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बन गया है। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने प्रोजेक्ट हिमांग के एक भाग के रूप में इस कठिन कार्य को पूरा किया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 में किस या किन देश या देशों की पहली आधिकारिक यात्राएं की? वर्ष 2024 में किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए प्रधानमंत्री? देखिए नवंबर दिसंबर में तो 2 दिनों के लिए, 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, दुबई गए थे। दुबई के बाद ये गए, जो 2024 आया तो जनवरी में नहीं गए, फरवरी में गए थे ये, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के दौरे पर। ठीक है, उसके बाद ये भूटान गए, फिर इटली गए, उसके बाद फिर रूस और ऑस्ट्रिया गए। तो प्रधानमंत्री का संयुक्त अरब अमीरात और कतर दौरा ये हुआ था 13 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 के बीच में। उसके बाद ये भूटान गए 22 मार्च से 23 मार्च, इटली गए 13 से 14 जून के बीच में, रूस गए और ऑस्ट्रिया गए जुलाई में 8 से 10 जुलाई के बीच में। और इससे पहले ये 30 नवंबर 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक दुबई के दौरे पर थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 में सबसे पहले कहाँ गए प्रधानमंत्री? संयुक्त अरब अमीरात और कतर। ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए एडेड किया गया है। बाकी ये दूसरे एग्जाम जो होते हैं एसएससी बैंक, आईबीपीएस, इसमें तो ऐसे ही प्रश्नों को घुसाता है। निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट ने गंगा नदी को जीवित इकाई का दर्जा दिया था? काफ़ी साल पहले दिया जा चुका है, 2017 में दिया था उत्तराखंड हाई कोर्ट ने। कभी भी पूछा जा सकता है प्रश्न, ये है इसका आंसर। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा नदी को जीवित इकाई यानी लिविंग एंटिटी घोषित किया था। यह घोषणा की थी उसने 2017 में। इस घोषणा के तहत गंगा नदी को एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया था। इसका मतलब था कि गंगा नदी को वही अधिकार मिलेंगे जो किसी इंसान को देश के कानून और संविधान के तहत मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आज ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? के बिरला फाउंडेशन द्वारा, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं बिहारी पुरस्कार, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है साहित्य अकादमी के द्वारा ही। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी यानी नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है। साहित्य अकादमी भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को। साहित्य अकादमी का प्रधान कार्यालय पूछ ले तो नई दिल्ली के रविंद्र भवन में है। और यह पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट हिंदी भाषा के लिए और अंग्रेजी भाषा के लिए, इसी पर प्रश्न ज़्यादा पूछता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। क्या केवल उन 22 भाषाओं को ही दिया जा सकता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, या 22 के ऊपर भी दिया जा सकता है? 22 के ऊपर भी दिया जा सकता है 2 भाषाओं को। एक है हिंदी
सॉरी, हिंदी तो 22 भाषाओं में ही है। एक है अंग्रेजी और दूसरी है राजस्थानी। ठीक है, तो 24 हो गई कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत की 24 भाषाओं में दिया जाता है। इनमें भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भी शामिल हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में ना अंग्रेजी है ना राजस्थानी है, लेकिन हिंदी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले विजेताओं को ताम्रपत्र मिलता है, शॉल मिलती है और 1 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किसे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? कौन कौन है ये? दामोदर मोजो, गुलजारो, जगत गुरु रामभद्राचार्य, जी शंकर कुरुप, नीलमणि फूकन। वर्ष 2023 काउंटिंग में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? गुलजार को और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। बाकी 57वां मिला था दामोदर मोजो को, नीलमणि फूकन को मिला था 56वां और जी शंकर कुरुप को मिला था प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि हिस्ट्री है, जीके का विषय है। तो वर्ष 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले विजेताओं के नाम: गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। ज्ञानपीठ चयन समिति इन दोनों दिग्गजों को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, जो कि है 2023 का। गुलजार की बात करें, एक मशहूर गीतकार और उर्दू कवि हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य की बात करें तो एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान है, यूट्यूब पर आपने देखा हो, सुना हो इनको। बाकी थोड़ा पीछे जाके 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर लें तो दामोदर मोजो को मिला था, कोंकणी लेखक हैं वो। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को मिला और जी शंकर कुरुप इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। ये जीके का विषय है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता रहा है प्रश्न। तो 12 प्रश्न एडेड थे आज, वैसे 15 होते हैं लेकिन 12 प्रश्न एडेड थे इस टेस्ट में। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करके, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।